राहुल गांधी की यात्रा की सवाई माधोपुर में एंट्री। और दूसरी बात कही, सवाल पूछा टूटा क्या है, तो सबसे पहली चीज जो टूटी है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। यात्रा के 8वें दिन दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक। यात्रा ने बदली पूर्वी राजस्थान की फिजा। दोनों पार्टी के लिए जरूरत है और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अशोक जी ने जो भेंट वार्ता की है कल, जो मैंने देखा है, ये साफ हो जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सकारात्मक हुआ है। पूरब में कांग्रेस का किला हुआ मजबूत। बीजेपी की बढ़ेगी चुनौती। सतीश पूनिया का 8वां सवाल, कब मिलेगी सस्ती बिजली? 2018 में जन घोषणा पत्र में भी और अनेक भाषणों में भी इस बात का जिक्र किया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो सस्ती बिजली देंगे, अच्छी बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे और किसानों को कनेक्शन देंगे। आज 2.5 लाख किसान कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। पूरब से सधेगा 23 का मिशन। और सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में चूक की खबर है। सीएम के काफिले में एक दूसरी गाड़ी आ घुसी। अनजाने में सीएम दूसरी गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही पता चला खुद ही गाड़ी से मुख्यमंत्री गहलोत उतरे। घटना से सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया। तो सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। नुक्कड़ सभा खत्म होने के बाद पहले राहुल गांधी निकले, वहीं सीएम का काफिला लगा हुआ था। सीएम के काफिले में जिन गाड़ियों को होना था उससे इतर एक दूसरी ही गाड़ी काफिले में आ घुसी, जिसमें अनजाने में चूकवश या भूलवश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाकर बैठ गए। कुछ देर के लिए सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या हुआ था घटनाक्रम? देखिए, जैसे कि राहुल गांधी का काफिला निकला नुक्कड़ सभा करके, जो जिस जगह नुक्कड़ सभा भी हुई थी, तो उसके तुरंत बाद जो सीएम अशोक गहलोत है वो अचानक जाके गाड़ी के अंदर बैठ गए। उनका कारकेट लगा हुआ था, लेकिन जो गाड़ी थी वो सीएम अशोक गहलोत का जो काफिला था, जो कारकेट था, उसकी गाड़ी नहीं थी, वो कोई अन्य इनोवा कार थी। अचानक जब सीएम उस गाड़ी में जाके बैठ गए तो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए। उनको पता ही चला कि सीएम कहाँ चले गए। कुछ देर बाद जब सीएम को एहसास हुआ संभवतः कि वो गलत कार में बैठ गए, तो खुद उतरे। उसके बाद जाके सुरक्षा जो कर्मी उन्होंने सांस ली, सीएम खुद उतरे कार से और फिर अपने काफिले की किसकी गाड़ी थी वो, जिसके, और वो कैसे अंदर तक आ गया? जो गाड़ी बताई जा रही है वो स्टाफ में ही किसी अधिकारी की या मंत्री की गाड़ी थी, लेकिन वो उस एंट्री गेट तक कैसे आ गई ये बात जरूर है, क्योंकि कई मंत्री मौजूद थे। तो इनमें संभवतः किसी की गाड़ी वो हो सकती है या फिर किसी अधिकारी की गाड़ी हो सकती है। वो प्राइवेट कार नहीं थी, कार वो सरकारी कार थी, मोटर गैराज की गाड़ी थी। लेकिन क्योंकि वो सीएम के काफिले के आगे पीछे कहीं लगी हुई थी और अचानक जैसे राहुल गांधी जब निकलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी अलग होती है। ऐसे के अंदर जल्दबाजी ऐसी हुई कि सीएम अशोक गहलोत जाकर दूसरी कार में बैठ गया। हालांकि इसको सुरक्षा की चूक इसलिए माना जा रहा है कि सुरक्षा जो कर्मी थे सीएम अशोक गहलोत के, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सही गाड़ी में बैठे, उसका वो ध्यान रखें। और जब खुद सीएम को एहसास हुआ कि शायद वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत जो है वो सफारी कार जो है वो यूज करते हैं। जो उनका काफिला, उन्होंने नई गाड़ी भी नहीं ली। जो मंत्रियों को नई गाड़ियां मिली है महिंद्रा की, वो गाड़ी भी उन्होंने नहीं ली। वो सफारी कार ही शुरू से यूज कर रहे हैं पिछले कार्यकाल में भी। तो जब उनको खुद का एहसास हुआ कि शायद वो गलत गाड़ी में बैठ गए, तो वो खुद उतरे और उसके बाद अपने काफिले की तरफ बढ़े। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी की यात्रा सवाई माधोपुर पहुंच गई है। यात्रा पूर्वी राजस्थान की कुल 39 में से 18 सीटों को कवर कर रही है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में बेहतरीन प्रदर्शन कर गुजरी थी। यहां बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर था। राहुल गांधी की यात्रा ने क्या वहां फिजा को और मजबूत किया है? यात्रा में जबरदस्त भीड़ तो दिख रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा है।
पार्टी एकजुट होकर काम करते हुए भी दिखाने की कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि यात्रा ने राजस्थान में शायद अपना काम कर दिया हो। वहीं बीजेपी के लिए 2023 में चुनौती बढ़ती हुई सी लग रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस के लिए यह इलाका मजबूत ही रहा तो बीजेपी के लिए मौके बहुत कम हो जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लें। सवाल नंबर 1 कि जहां किला मजबूत, क्यों चुना वही रूट? क्या इस रूट को चुने जाने के पीछे कोई बड़ा कारण है? साथ ही सवाल नंबर 2, राहुल की एंट्री हुई है तो क्या यह उस इलाके में बीजेपी के लिए किसी तरह की खतरे की घंटी है? और सवाल नंबर 3, पूरब से 23 में खेला हो बे। आज इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रामलाल शर्मा जी, बीजेपी विधायक, मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत मिथिलेश जी आपसे करना चाहता हूं। क्या कोई खास कारण है कि इस इलाके से जुड़ी कई ऐसी चीजें जो इलाके को इमोशनल करती हैं उसके फोटोग्राफ्स ट्रेंड हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, जो पूर्वी राजस्थान है वो ईमानदारी से वहां इमोशनल टच है, और इमोशनल टच में भी जो कांग्रेस का यूथ चेहरा है, जो यूथ आइकॉन है, सचिन पायलट है, उसका दबदबा है वहां, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। उसी के दम पर बीजेपी मात खाई थी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो ही कमजोर हुए और सचिन पायलट ने जो बरसों पुरानी खाई थी उसे एक किया, मीणा और गुर्जर, और पूर्वी राजस्थान में कमाल हो गया। और सबसे बड़ा इस रूट चुनने के पीछे ये कारण है कि ईआरसीपी जो 13 जिलों की बैकबोन है वो पूरी नहीं हुई है। उसमें कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह रही कि उन्होंने घोषणा की थी, पूरा नहीं हुई। इस रूट चुनने का कारण ये है। लेकिन सबसे अहम बात जो आज जयराम रमेश जी ने कही है कि ये रैली तो हो जाएगी, ये भीड़ भी आ गई, लेकिन फॉलोअप कौन करेगा? ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये फॉलोअप कौन करेगा। आप देखिए कि राजस्थान में 33 जिले हैं, क्या प्रदेशाध्यक्ष 33 जिलों में मीटिंग कर पाए? क्या प्रभारी मंत्री? खड़गे साहब खुद कह चुके हैं कि प्रभारी मंत्री मीटिंगें नहीं करते। एक तहसील में 50 कोर कांग्रेसी होते हैं, उनके साथ मीटिंग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। शिक्षा मंत्री के पद से भी अब डोटासरा जी 1 साल से फ्री है। क्या उन्होंने 33 जिलों में 33 रात प्रवास किया? मुझे एक बात समझाइए कि वो जिस तरह का इलाका है और जिस तरह से मीणा और गुर्जर वोटर्स बाहुल्य माना जाता है भी, इस पर तो नजर है ही है। अगर मैं इशारा करूं राहुल की, आप एक फोटो याद कर लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले ही वायरल हुई, बिल्कुल, जिसमें वो पारंपरिक वेशभूषा पहने महिलाओं के साथ फोटो खिंचाए, उसका क्लोजअप यूज किया गया। जी देखिए स्वप्निल जी, जो ये पूर्वी राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान का पूरा गणित इसी पर निर्भर है। एग्जैक्टली। पूर्वी राजस्थान में किसी जमाने में बीजेपी को कोई खड़ा करने वाला था, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा था। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो ही पावर कमजोर हुई और यूथ ने जो ही सचिन पायलट का दामन थामा, कांग्रेस इस इलाके में खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो आरएसएस की तरह कार्यकर्ता तैयार करे। इनके पार्ट टाइम कार्यकर्ता, 2 घंटे कोई कार्यकर्ता पीसीसी में बैठता है, वो सत्ता चाहता है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, कि संगठन में काम करने वालों आरएसएस की तर्ज पे, आरएसएस को आप गाली दीजिए, आरएसएस की बुराई कीजिए, वो तो समझ में आती है, लेकिन आरएसएस की अच्छी चीज सीखनी पड़ेगी कांग्रेस को। ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, 2018 में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसे आप पहले दिन से ही फीका प्रदर्शन कहते आए हैं, लेकिन उस फीके प्रदर्शन में भी इन 7 जिलों में जितने नंबर्स कांग्रेस लेकर आई वो 2013 के मोदी लहर में बीजेपी नहीं ला पाई थी, जबकि तब आपके पास ऐतिहासिक नंबर्स थे और वहां पर ठीक ठाक यात्रा को प्रतिसाद अच्छा खासा मिल रहा है। देखिए स्वप्ना जी, राजस्थान के 2018 के चुनावों के अंदर इस पैनल में बैठे हुए तमाम लोग मेरी बात से सहमति जाहिर करेंगे कि कांग्रेस ने एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान में आने वाले में मुख्यमंत्री का ये चेहरा है। ठीक है, उस चेहरे के आधार के ऊपर जो मनों के अंदर लोगों के भेद बने हुए थे, उन भेदों को मिटने का काम भी किया। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं प्रदेश के, उस प्रदेश के हालातों के अंदर यह है कि लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। जिस आधार के ऊपर ये सीटें पूरी राजस्थान के अंदर आई थी, वो इस पैनल में बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं। रामलाल जी, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि इस इलाके में मोदी लहर के वक्त भी आप उतने नंबर्स नहीं ला पाए जितना आप कांग्रेस के फीके प्रदर्शन वाले नंबर्स को कहते हैं इसी इलाके में। देखिए, ये इलाका पूर्वी राजस्थान का इलाका है, यहाँ का नेचर अलग है, यूपी से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर है, उसके अलावा
यूपी की जो हालात राजनीति के होते हैं उनका प्रभाव इन इलाकों के ऊपर पड़ता है। आपने देखा होगा 2003 से लेकर 2003, 8, 13 तक और अभी 18 के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी के मैक्सिमम जो विधायक जीत के आए वो पूर्वी राजस्थान से जीत के आए। तो यहाँ पर समीकरण अलग अलग बनते हैं और अलग अलग समीकरण हर समय परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि आने वाला 2023 का चुनाव पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम इस नहीं तो फिर एक बात बताइए रामलाल जी, जब आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा चेहरा आगे किया जिसके वजह से वो बम बम हुए, आप तो चेहरा ही आगे नहीं करने वाले हैं और जिस चेहरे के दम पर जाने वाले हैं उस चेहरे के नंबर्स हम 2013 में देख चुके हैं। अब मेरा सवाल यह है कि वहां पर तो आपकी जनाक्रोश रैलियों को भी बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले टोडा भीम में किरोड़ी लाल को सुनने लोग लगभग न के बराबर पहुंचे। देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और केडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक जगह के कार्यक्रम नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं की तरह एक जगह कार्यक्रम आयोजित करके वहां भीड़ इकट्ठी करके और उस सभा को सफल बनाने का काम करें। हर विधानसभा की स्तर के ऊपर हमारी जन आक्रोश यात्राएं चल रही है, हर विधानसभा के अंदर जनसंपर्क चल रहे हैं, वहां अलग अलग सभाएं हो रही है। हर विधानसभा में जो दिन भर के अंदर 3 या 4 सभाएं छोटी छोटी नुक्कड़ नाटक के रूप में हो रही है। बाकी हमारा फोकस जनसंपर्क के अंदर ज्यादा है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव चाहते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आरसी चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, मुझे सिंसियरली बताइए, जिस जगह मतलब अमूमन जैसे आप समझ लीजिए एग्जिट पोल होता है तो आप क्या कहते हैं कि आपने तो एक रैंडम सैंपल उठाया है, कुल 5-10 हजार लोगों तक पहुंचे, तो वैसे ही मैं आपसे बात कह रहा हूं 33 जिलों के राज्य में कुल 7 जिले ही तो कवर कर रहे हैं, फिर करिश्मे की उम्मीद क्यों? देखिए स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किसी राज्य के लिए या किसी देश के लिए चुनाव के लिए यात्रा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के उदयपुर में नवसंकल्प शिविर हुआ था। उस नवसंकल्प शिविर में अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक संकल्प लिया गया, भारत जोड़ो। 1942 में भारत छोड़ो की यात्रा की गांधी जी ने और 2022 के अंदर कांग्रेस ने संकल्प लिया भारत जोड़ो को लेके। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 दिसंबर को यात्रा शुरू हुई, आज 96वां दिन राजस्थान के अंदर है। ये यात्रा जिन जिलों से होकर गुजर रही है, झालावाड़ के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की, चारों भारतीय जनता पार्टी की हैं। कोटा के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 कांग्रेस की और 3 भाजपा की हैं। ये किसी गढ़ के अंदर से नहीं, ये जनता के मुद्दों से है। हमारी एक ही थीम है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए कदम तो जुड़ जाए वतन। वतन इसलिए बिखराव के रास्ते पे जा रहा है, इसलिए हमें वतन को लेकर चिंता है क्योंकि इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग 80 और 20 की बात करते हैं। इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, कुछ चीजें होती है इमोशनल कनेक्ट, राजस्थान की जनता वैसे भी काफी इमोशनल है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2-3 बच्चियां राहुल गांधी के आसपास थी और उन्होंने कहा कि हम मीडिया में काम करना चाहते हैं और राहुल गांधी उन्हें लेकर ओबी वैन तक पहुंच गए और उन्हें मीडिया कैसे काम करती है ये दिखाया। इसको इतना आपकी साइबर टीम ने प्रचारित नहीं किया जितना 2 पारंपरिक वेशभूषा पहनी महिलाओं के साथ के फोटो को किया। तो आप भी तो कुछ खंगाल रहे हैं ना, कुछ तो देख रहे हैं। स्वप्निल, ये नजरिया तो हमारे विपक्षी दल है, वो भी एक 6 साल की बच्ची जब राहुल गांधी के साथ में होती है तो उसको टारगेट करते हैं। साइबर सेल पे क्या होता है और कंट्रोल आर्मी क्या करती है, हमारा मुद्दा ये नहीं है। अगर हम इन पे चर्चा करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे ही गौण हो जाएंगे। करना ज्यादा उचित समझा, क्यों? मैं कहना चाहूंगा कि आपका नजरिया क्या है, आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। भारत जोड़ो यात्रा से हम क्या चाहते हैं मेरे से बेहतर कौन जान सकता है, मैं बता रहा हूं ना। आप बीजेपी से पूछेंगे तो उन्हें वहां पे पहनावे के अंदर कौन सी महिला क्या नजर आएगी, 6 साल की बालिका क्या नजर आएगी, राहुल गांधी की टी शर्ट क्या नजर आएगी, कंटेनर क्या नजर आएंगे, किस जगह पे जाते हैं किस जगह पे नहीं जाते, कौन से मंदिर में गए कौन से मंदिर में नहीं गए, तमाम नजर आएंगे। ये नजरिया है आपका और नजरिया है दूसरे लोगों को देखने का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने इस देश के अंदर 2 जो नए आयाम लिखे। दुनिया के अंदर सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार आदमी हिंदुस्तान में है। हम इस असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मिथिलेश जी मैं आपके पास आऊं, मैं एक छोटा सा रिएक्शन रामलाल जी आपसे लेना चाहता हूं। आपकी उम्मीद से तो बेहतर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा और आपकी उम्मीद से लंबी चल भी गई है और अब लग रहा है कंप्लीट भी होगी, इतना तो आप स्वीकार करेंगे ना? रामलाल जी,
जी स्वप्न जी, जी मैंने कहा है देखिए, मैं तो छोटा सा आपसे कमेंट आपका जिस चाहता हूं मैं इस इतना बात सा पर कि सवाल भारत पूछना जोड़ो चाहता यात्रा हूं आपकी कि उम्मीद देश से के ज्यादा टुकड़े लंबी करने का चल काम भी किसने गई किया और अच्छा जहां खासा 300 प्रतिशत भी उसे मिल लगाकर रहा है। अखंड भारत को विखंडित करने का काम किसने किया? तो जो जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया वो आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ठीक है। इनके कार्यकर्ताओं के 2023-24 के ठीक है। अंदर फोटो खिंचा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल के अपने टिकट फाइनल करने का प्रोग्राम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है मिथिलेश जी, देखिए हमने तीसरा सवाल पूछा था पूरब से 23 में खेला हो बे। अब मैं देखिए एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक रूप से कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की गलती कांग्रेस ने की और आज वो अपने जिस हश्र पर पहुंची है उसकी जिम्मेदार काफी हद तक वो खुद है। लेकिन क्या अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है? क्या वो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रही है? क्या वो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से पैठ बना रही है या लोगों को दिख रही है उसे नजरअंदाज कर रही है? देखिए, राजस्थान में, पर्टिकुलर पूर्वी राजस्थान में गांधी परिवार से बरसों पुराना वहां के लोगों का नाता रहा है। हाँ। आज जो ही प्रियंका गांधी, उनकी बच्ची और राहुल गांधी और जब ये नृत्य देखने को मिला तो पूर्वी राजस्थान में एक जो वाइब्स तो पहले से मौजूद थी वो जवान हो गई और ये जो आगे बढ़ेगी दौसा की तरफ, बांदीकुई की तरफ, तो ये जो रेला है ये खेला में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस आला कमान ईमानदारी से जिसका हक है उसको हक दे दे। ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के साथ कि जिसके लिए ये रेला खेला में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका नाम रामलाल जी ने लिया, उस पर विचार करना होगा। जिस तरीके से हिमाचल में आला कमान का आत्मबल जागृत हुआ है, पहली बार लगा है नहीं, राजस्थान में 25 सितंबर की घटना के बाद लोग कहने लगे थे आला कमान में कोई दम नहीं है, हिमाचल में वो दम दिखाई है। ऐसा ही कुछ यह करके दिखाना पड़ेगा। और जो एमएसटी फैक्टर है, महेश जोशी, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर, उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। तो क्या उसका असर पूरे राजस्थान को कवर कर सकता है? टुकड़े टुकड़ों में ही सही, अंश अंश में ही सही, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट हो सकता है थ्रू आउट? पूरे राजस्थान में रिफ्लेक्ट होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की जो हवा है, पूरब की जो हवा है वो पश्चिम तक जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और भूगोल के हिसाब से भी सत्य है। तो ये पूरब से बवंडर उठा है। जनाक्रोश यात्रा में हम देख रहे हैं कि दिया कुमारी जी के सामने मनीष पारिक जी पूर्व उप महापौर और मोहनलाल जी गुप्ता पूर्व मेयर और विधायक लड़ रहे हैं माइक पे लेने के लिए। एक जिनके पूर्व कैबिनेट, इनके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ शिकायत करी जाती है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, एक विधायक को बोलने नहीं दिया जाता है। ये तमाम जनाक्रोश में जो आंतरिक आक्रोश है और वसुंधरा राजे जी को जो हाशिए पे ले जा रहे हैं वो भी कुछ और संदेश दे रहा है कि 2023 में कुछ और तो नहीं पकड़ा है। एक जो पूर्व मेयर रहे कांग्रेस से विष्णु लाटा जी, वो सांगानेर से टिकट मांग रहे हैं और 17 तारीख को 20,000 आदमियों को भोज कर रहे हैं और वो बीजेपी के दावा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बीजेपी के अंदर ही अंदर चल रही है। इसलिए बीजेपी के लिए ये यात्रा कांग्रेस के लिए तो संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। रामलाल जी तो खुद कह ही रहे हैं ना कि एक चेहरे ने वहां पर उनके पक्ष में माहौल बनाया था, आप तो चेहरा भी नहीं देने वाले हैं, है ना रामलाल जी? आप तो चेहरा नहीं देने वाले हैं, अब ये तो स्पष्ट हो चुका है। तो माहौल बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा क्योंकि चेहरे के साथ आपका प्लेइंग ग्राउंड है, पर चेहरे के बिना आपका उतना प्लेइंग ग्राउंड रहेगा कि नहीं पता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, संसदीय बोर्ड है, जो कुछ निर्णय होगा वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। चेहरा होगा नहीं होगा, किसके नेतृत्व चुनाव होगा, किसके चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसलिए अच्छा, भारतीय जनता आप पार्टी इतना तो मानेंगे कि पिछली 2 बार जितने आपके किसी चेहरे ने यात्रा निकाली उसको आपकी पार्टी को उसका बेनिफिट हुआ। तो राहुल गांधी भी तो एक चेहरा और वो यात्रा निकाल रहे हैं, हो सकता है उनकी पार्टी को बेनिफिट हो प्रदेश स्तर पर। भाई यात्रा की ताकत आपसे बेहतर कौन जानता है रामलाल जी? आज भी इस बात का इतिहास साक्षी रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस जब भी आई है और जब विदा हुई है तो जनता ने राजस्थान में चूबड़ा साफ करने का काम किया है। 156 से 56 सीटों के ऊपर लाके छोड़े, सत्ता बनाई, जाते समय 21 सीटें छोड़कर गए। तो आने वाले समय में तो 11 सीटें आएगी, इससे ज्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली नहीं है। ठीक है आरसी साहब, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। और आरसी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी को कहूंगा कि वो आपके परंपरागत वोट बैंक है तो आप कह सकते हैं नहीं हम 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जो आपके परंपरागत वोटर्स हैं आप उन्हीं के बीच में उन्हें मजबूत करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी एक प्लेइंग फील्ड तो तय कर ली है कि इसी फील्ड पर हमको खेलना है और पूरे राजस्थान को कवर करना है। स्वप्निल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे बोलने का भी अवसर दीजिए। मैंने किसी के व्यवधान नहीं डाला और मैं चाहता हूं कि आप भी नहीं डालेंगे जी। स्वप्निल जी, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है उसमें लगातार हमले किए गए, ना सिर्फ विपक्षी दलों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा,
उन तमाम लोगों के भी द्वारा जो सत्ता की गोद के अंदर बैठ के तमाम उनके अनुसार जो चलते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये यात्रा है, देश की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी इसे इवेंट कहती है, हम कहते हैं ये देश का मोमेंट है। ये मोमेंट तब है जब देश की संसद के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन करने नहीं दिया जाता, तो देश की सड़कों पे देश के मुद्दों की आवाज है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस चैनल पे आप बैठे, आपकी भी सहमति तो नहीं होगी, आपके भी अंकुश होंगे। आप आइए, आप बहस करते नहीं आइए, एक सवाल ले लीजिए छोटा सा, ठीक है। आपने 1942 की बात की, आपने महात्मा गांधी की बात की। महात्मा गांधी जब किसी यात्रा पर निकलते थे, आप कह दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो आप कह दीजिएगा, जिस रूट कॉज के लिए निकलते थे एक एक जगह वो ये सुनिश्चित करते चलते थे कि ये रूट कॉज यहां पर पूरी तरह से खत्म हो और हासिल हो जो भी हमें चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते थे। राहुल गांधी चले जा रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है किसको पता। ये राहुल गांधी चले नहीं जा रहे हैं, जिस रोड खोज के लिए निकले उसको हम पूरा किए जा रहे हैं। चाहे तेज बारिश हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, इन तीनों ही सीजनों का हम सामना करने जा रहे हैं। और तीनों ही सीजनों के बीच में राहुल गांधी अटल तरीके से खड़े हैं। जनता का हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मछुआरे हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे बेरोजगार हो, सब लोग अपनी आवाज को इस यात्रा के साथ में कदम से कदम मिला के केंद्र की एंकरी और बैंडी सरकार को जगा रहे हैं। मैं आपको उन मुद्दों पे पार्टी का चर्चा एक करना रीसेंट चाह रहे हैं, इतिहास उन बताता मुद्दों पे हूं। लेके आना चाहते हैं। मैं टूट फूट की बात नहीं करूंगा, मैं एक रीसेंट इतिहास बताता हूं। पूरा देश नहीं जानता था कलावती कौन है, राहुल गांधी ने संसद में कहा कलावती कौन है, पूरा देश जानने लगा कलावती कौन है। 3 साल बाद या 4 साल बाद कलावती को एहसास हुआ कि राहुल गांधी आए तो थे लेकिन जो वादा करके गए वो हुआ नहीं, और पीछे से कांग्रेस ने भी एंश्योर नहीं किया, जबकि वहां पर उस वक्त कांग्रेस का होल्ड था। स्वप्निल जी, आप ऐसे मुद्दों को उठाते रहिए। राहुल गांधी से जो जो मिला है, राहुल गांधी ने मन की बात नहीं लोगों के दिल की बात सुनी है। राहुल गांधी मन की बात नहीं 8 घंटे चलते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, ठीक है, और सुन के 5 मिनट उनके जवाब देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूछे उनसे जिन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का बात की थी, पूछे उनसे जो किसान की आमदनी दुगुनी करने की कही थी, चुना है किरोड़ीलाल मीणा जी को, उसी एरिया से राहुल गांधी निकल रहे हैं। आशीष साहब 2 मिनट रुकिए। रामलाल जी, आपने जिस एरिया से राहुल गांधी निकल रहे हैं, आपने वहां पर जन आक्रोश रैली की जिम्मेदारी सौंपी है किरोड़ीलाल मीणा जी को, जो पिछले चुनाव में भी वहां पर आपके लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाए, और यहां पर भी वो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि उस इलाके में आपके लिए सूखा है और उसे बदलने के लिए वहां पर भी एक जीवन मिशन की जरूरत है आपके लिए? देखिए स्वप्निल जी, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। एक चुनाव को इस आधार के ऊपर देखा जाए कि पिछली बार इन परिस्थितियों के अंदर चुनाव लड़ा गया था, उसमें परिणाम सकारात्मक नहीं आ पाए। बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि पूरी राजस्थान के अंदर हमें परिणाम जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाए, लेकिन हर समय वैसी परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। आज प्रदेश के मुद्दे अलग है, समस्याएं अलग है, लोगों का मन बन चुका है कि प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। मेरा अंतिम सवाल है, मैं सिर्फ क्लोजिंग कमेंट ले सकता हूं। मिथिलेश जी, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं, प्लीज आप जल्द से जल्द अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें आज की डिबेट पर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस को जैसे आज एक ऋतु बराला और इंदिरा मीणा के बीच जो विवाद हुआ, ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। यूथ को आगे देने का मौका लाना चाहिए, और जिस तरीके से बीजेपी यंग को आगे ला रही है वो ला रही है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, इसे स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और पूर्वी राजस्थान में अगर सचिन पायलट को आगे कर दिया तो 2023 में बीजेपी के लिए चुनौती बनी रहने वाली है। और जनाक्रोश यात्रा में जो आंतरिक आक्रोश है उस पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी को कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। त्रिपुरा में तो इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 30 नेताओं को एक साथ बिठाकर दूर करेंगे विवाद। राजस्थान में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भी कलह बढ़ता जा रहा है बीजेपी में। कांग्रेस में तो आज जयराम रमेश ने कह दिया कि 2023 तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तो हाँ या ना में बताइए, कांग्रेस के लिए क्या भारत जोड़ो यात्रा अभी फिलहाल संजीवनी दिख रही है राजस्थान में? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में संजीवनी, बिल्कुल संजीवनी बूटी दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है बीकानेर से ये बड़ी खबर है। देखिए,